दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर और बुद्धिमान बिरबल की बिल्कुल नई मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक अक्ल का घड़ा मजेदार कहानी। बादशाह अकबर अभी दरबार में आए ही थे कि लंका के राजा का एक दूत दरबार में उपस्थित हुआ। बादशाह अकबर ने उनका स्वागत किया करते हुए कहा, कहो कैसे आना हुआ। दूत सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी हैं। हमारे महाराज ने यहाँ मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहां पनाह, अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़े लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया, तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है? जहां पनाह, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। जैसे ही लंका का दूत बीरबल दरबार में उपस्थित हुआ के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं, बीरबल ने आगे कहा। यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया, तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं न? हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं। मैं अभी हाजिर करता हूँ। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांककर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शहंशाह यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 2 कागज से ऊंचा बिस्तर नई मजेदार कहानी। बीरबल महीनों से बीमार थे। दरबार में वह नहीं आ रहे थे।
शहंशाह अकबर से जब बीरबल को देखे बिना नहीं रहा गया तो वह 2 सैनिकों के साथ उनके घर पर पहुंच गए। अकबर को अपने घर पर देखकर बीरबल का बीमार चेहरा खिल गया। अकबर ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जैसे ही पूछा, बीरबल उठकर शौचालय की ओर दौड़ पड़े। बीरबल के जाते ही अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न बीरबल के बुद्धि बल की परीक्षा ली जाए। देखें बीमारी की हालत में बीरबल का दिमाग उतना ही चलता है या कुछ बदला। रबल महीनों से बीमार थे। दरबार में वह नहीं आ गया है। यह विचार आते ही शहंशाह ने अपने सैनिकों से कहा, बीरबल की चारपाई के चारों पायों के नीचे कागज के 4 टुकड़े रख दो। सैनिकों ने अगले पल ही शहंशाह के हुक्म का पालन किया और कुछ दूरी पर जाकर चुपचाप खड़े हो गए। इतने में बीरबल शौचालय से आ गए और चारपाई पर लेट गए। लेकिन वह अगले पल ही सिर उठाकर चारपाई के चारों तरफ देखने लगे। बादशाह अकबर ने उनको अपनी बातों में उलझाकर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीरबल का ध्यान इधर-उधर भटक ही जाता। बादशाह ने बीरबल के मन की चंचलता को देखकर पूछ ही लिया, क्या बात है बीरबल, तुम्हारा ध्यान हमारी बातों में नहीं लग रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, मुझे जाने क्यों ऐसा जान पड़ता है जैसे कमरे में कुछ बदलाव किया गया है। यह केवल तुम्हारा भ्रम है बीरबल। कमरे में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बादशाह यह कहकर शांत हो गए। नहीं जहां पना, या तो मेरे घर की दीवारें कागज भर जमीन के नीचे चली गई हैं, या मेरी चारपाई एक कागज की मोटाई जितनी ऊंची हो गई है। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम बीमार हो और ऐसे में दिमाग में कुछ न कुछ ऊल जलूल विचार आ ही जाते हैं। शहंशाह ने बीरबल को भ्रमित करना चाहा, लेकिन चतुर बीरबल सब समझ गए और बोले, हुजूर, यह मेरे मन का भ्रम नहीं है। मैं बीमार हूं लेकिन मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। शहंशाह बीरबल को दिमागी रूप से स्वस्थ देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, बीरबल, हम तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत ही चिंतित थे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि को देखकर अब मेरी चिंता दूर हो गई। फिर बादशाह ने हंसते हंसते यह बता दिया कि हाँ, तुम्हारी चारपाई एक कागज ऊंची हो गई है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को जांचने के लिए हमने पायों के नीचे कागज के टुकड़े रखवा दिए हैं। यह कहकर शहंशाह ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की, फिर अपने महल को लौट गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 जैसा सवाल वैसा जवाब मजेदार कहानी। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है।
ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहांपना, जरूर दूंगा। खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर कहाँ है ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। संसार का केंद्र। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहांपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। 4 एक पेड़ दो दो मालिक नई कहानी। अकबर बादशाह दरबार लगाकर बैठे थे। तभी राघव और केशव नाम के 2 व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आमसे के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वे ही आम के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चूंकि आम का पेड़ फलों से लदा होता है, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता। मामले की सच्चाई जानने के लिए अकबर राघव और केशव के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर को कोई फायदा नहीं हो पाता है। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते थे और दोनों ही पेड़ के आसपास एक कई बार देखे जाते थे। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक राघव है कि केशव है, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अंत में अकबर थक हार कर अपने चतुर सलाहकार मंत्री बौरबल की सहायता लेते हैं। बीरबल तुरंत ही मामले की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठा। इसलिए वह एक नाटक रचते हैं। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने 2 भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग राघव और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनने का निर्देश देते हैं।
केशव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त केशव घर पर नहीं होता है, पर केशव के घर मां आते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ हाँ, सुन लिया, अब खाना लगा। वैसे भी बादशाह के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है। पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं। और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? वैसे भी चोरों के पास से तो आजकल हथियार भी होते हैं। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति केशव की यह बात सुनकर बीरबल को बता देता है। राघव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है, आपके आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिएगा। यह खबर देते वक्त राघव भी अपने घर पर नहीं होता है, पर राघव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर राघव को सुनाती है। राघव आव देखता है न ताव, फौरन लाठी उठता है और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज जमलगाती है, अरे खाना तो खा लो फिर जाना। राघव जवाब देता है कि खाना भागा नहीं जाएगा, पर हमारे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए तो वह वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल को सारी बात बता देते हैं। दूसरे दिन अकबर के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है और बीरबल रात को किए हुए परीक्षण का वृतांत बादशाह अकबर को सुना देते हैं, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। अकबर राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं तथा मामले को बुद्धिपूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल की प्रशंसा करते हैं। सच ही तो है, जो व्यक्ति परिश्रम करके अपनी किसी वस्तु या संपत्ति का जतन करता है, उसे उसकी परवाह अधिक होती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 बीरबल की चतुराई बहुत मजेदार कहानी। बहुत पुराने समय की कहानी है। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, पंडित, मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे। उस समय दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा ही खटकती रहती थी, वह यह कि राज दरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी, लेकिन वह बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था, तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है। इससे तुम अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो।
यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज ज्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए। लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बीरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राजदरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया, जहांपना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका जवाब बहुत ही आसान है। अभी लीजिए कहकर वह अपने कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या? बीरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बीरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कारागीर हाथों में पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की और अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कारीगर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। इनाम लेकर कारीगर खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता को राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना न रह सका। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, माली को 100 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल चतुराई भरा मुंह बनाकर दरबार में दाखिल हुए। पहले तो अकबर बीरबल पर बहुत नाराज हुए और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं। मैंने ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी है, इसीलिए तुम यूं बीच में ही राज दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बीरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहां पनाह, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी जो 2 कारीगर यहाँ उपस्थिति देकर गए हैं, उन्हें आपके पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था। आपने यह कैसा न्याय किया 2 कारीगरों के साथ? एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 100 चांदी की मुद्राएं। अकबर ने जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिनों में ही मुरझा जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा। इसीलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बीरबल ने अपना चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोले, तो फिर आप भी मान गए ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से ज्यादा अच्छी है। अब जहांपनाह की बोलती ही बंद हो गई। वे बीरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्काए और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बीरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बीरबल अपनी चतुराई दिखाने में कामयाब हो गए।
दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 नकली शेर की बहुत मजेदार कहानी। सालों पहले की बात है जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर लेकर गया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके। लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया। लेकिन अफसोस, बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है। इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं। बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो। बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है। बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी।
उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। सीखा, अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह बल नहीं, बिल्कुल बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सात रेत से चीनी अलग नई कहानी। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 8 जब बीरबल बच्चा बना, नई मजेदार कहानी। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं।
उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांटड़ पटकर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है?
बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाजकर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे, वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगीं कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी की लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत न छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे।
बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिया। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगीं तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 6 बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 9 कुएं का पानी की मजेदार कहानी। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया।
अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था।